नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फिजिक्स मतलब भौतिकी के तरंग चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी में, उन सारे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एसएससी में पूछा गया है तो रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी वगैरह में ये नहीं पूछे जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने प्रश्नों को मैं शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जितना भी आपको मैं नया वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तो सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं। पहला ऑप्शन है वायु में ध्वनि तरंगे, दूसरा है एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, सी ऑप्शन है एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरा है और लास्ट ऑप्शन है मतलब डी ऑप्शन है प्रकाश तरंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको प्रकाश तरंगे, यानी प्रकाश तरंगे को जो है वो ध्रुवित की जा सकती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपको, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती हैं। पहला है अनुदैर्ध्य, दूसरा है अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों, और डी ऑप्शन है लहरें पैदा नहीं होती हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों ही लहरें पैदा होती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु में तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला है शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, और चौथा ऑप्शन है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। तो दोस्तों, आर्द्र वायु में ध्वनि का जो वेग है वो शुष्क वायु की तुलना में अधिक तो होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में यानी कि शुष्क आर्द्र वायु में क्या होता है कि यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सेकेंडों को लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि क्या है। तो दोस्तों, सेकेंडों का जो लोलक है उसकी जो समय अवधि होती है वो होती है 2 सेकेंड की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है दोस्तों। तो सेकेंड की लोलक की जो काल अवधि होती है वो 2 सेकेंड होती है। सेम तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमने देखा था 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड होती है। सेकेंड की पेंडुलम की जो काल अवधि होती है वो 2 सेकेंड की होती है। अगला सवाल, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। तो पहला है आवधिक गति, दूसरा है सरल हार्मोनिक गति, तीसरा है अनावर्ती गति, और चौथा ऑप्शन है दोलन गति। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवधिक गति, ठीक है। यानी किसी भी पिंड में उस गति को आवधिक गति कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। पहला है अवरक्त किरणों का, दूसरा है गामा किरणों का, सी ऑप्शन है एक्स किरणों का, और चौथा है अंतरिक्षी किरणों का। तो दोस्तों, इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराबैंगनी किरणों में
जो अवरक्त किरणें हैं उसकी अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है। पहला है एक्सरे, दूसरा ऑप्शन है पैराबैंगनी, सी ऑप्शन है दृश्य और चौथा ऑप्शन है अवरक्त। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैराबैंगनी। ठीक है दोस्तों, पैराबैंगनी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपको, जल उपचार में पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? पहला है जल अपघटक, दूसरा है रोगाणुनाशक, तीसरा है उर्नीकारक और चौथा ऑप्शन है अवक्षेपक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल उपचार में पैराबैंगनी का जो किरणों का जो प्रयोग है वो रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, दूसरा है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, सी ऑप्शन है जीएम काउंटर और डी ऑप्शन है साइक्लोट्रॉन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। रेडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है निम्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, दूसरा है रेडियो रिसीवर के सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, सी ऑप्शन है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए, और डी ऑप्शन है तुल्यकाली उपग्रह का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने के लिए और उनका पता लगाने के लिए। अगला सवाल है आपका, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफी दूर से दृश्य होता है, दूसरा ऑप्शन है लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश के प्रकीर्णन कम होता है, और सी ऑप्शन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो पीले प्रकाश से अधिक होता है इस वजह से। ठीक है। अगला सवाल, दूरदर्शन चैनल की विशेषता क्या है? तो पहला प्रेषित संकेत की आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रेषित संकेत का वेग, सी ऑप्शन है दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, और डी ऑप्शन है चित्र नलिका का आकार। तो दोस्तों इसका जो सबको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ठीक है। अगला सवाल है, हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? हर्ट्ज जो है वो क्या मापने का यूनिट है? पहला ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, तीसरा ऑप्शन है तरंगों की तीव्रता और चौथा है तरंगों की स्पष्टता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरंगों की आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही, यानी हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति की मापने का यूनिट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है वॉट, सी है फैरड और डी है हर्ट्ज। तो दोस्तों अभी हमने देखा तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में
परिवर्तन किया जाता है, मतलब ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला है माइक्रोफोन के द्वारा, बी है लाउड स्पीकर के द्वारा, सी है सौर कोशिका के द्वारा, और डी ऑप्शन है ग्रामोफोन के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रोफोन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बालोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जो बालोमीटर है इसका जो प्रयोग है वो किसे मापने के लिए किया जाता है? पहला है आवृत्ति, दूसरा तापमान, तीसरा है वेग, और चौथा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी कि तापमान। ठीक है, बालोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विकिरण, दूसरा है चालन, तीसरा है संवहन, और डी ऑप्शन है विसरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य की किरणें पहुंचती हैं पृथ्वी पर। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, एक्सरे की खोज, यानी एक्सरे की जो खोज है वो किसने की थी? ये जो एक्सरे है इसकी जो खोज है वो किसने की थी? पहला ऑप्शन है बैकरेल ने, तीसरा है रोइंटजन ने, तीसरा है मैरी क्यूरी ने, और डी ऑप्शन है वान लू ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोइंटजन ने। ठीक है, इन्होंने ही एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, अगला सवाल, एक्स किरणें की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की जो खोज किसने की थी? सेम सवाल है, तो दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी रोइंटजन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं हम लोग, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? मतलब न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो है वो जो किरण है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है बी किरण, मतलब बी किरण का मतलब क्या? बीटा किरण। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि जी किरण, यानी कि गामा किरण। सी ऑप्शन है एक्स किरण, और डी है अल्फा किरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्फा किरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? ठीक है, तो पहला है रोइंटजन, दूसरा है क्यूरी, सी है रेड, और चौथा है रैम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैम में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? अगला सवाल है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? जो एक्स किरणें हैं वो किस प्रकार की किरणें हैं, तरंगे हैं सॉरी। तो पहला ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है विद्युत चुंबकीय, और चौथा है प्रत्यास्थ। तो इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? जो एक्स किरणें हैं उसका प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, पहला है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, दूसरा है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो के खराबी का पता लगाने के लिए, सी है हृदय रोग का पता लगाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में
खराबी का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? पहला है रिक्टर पैमाना, दूसरा है मैट्रिक पैमाना, सी है सेंटीग्रेड पैमाना और चौथा है न्यूटन पैमाना। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिक्टर पैमाना, यानी कि रिक्टर स्केल पे ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पद अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर का संबंध क्या है? तो पहला ऑप्शन है भूकंपों से, दूसरा है ज्वालामुखियों से, तीसरा है चक्रवातों से और डी है भूस्खलनों से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूकंपों से। ठीक है, मतलब भूकंप जहाँ पे पैदा होती है ज़मीन धरती के नीचे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस कहते हैं। और ठीक फोकस के ऊपर वाली जो धरती होती है जहाँ पे भूकंप का झटका होता है वहाँ पे मिलता है, उसे हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? पहला है डेसिबल, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है पीपीएम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी डेसिबल। यानी ए जो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का यूनिट होता है। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण का क्या होता है? यूनिट होता है। अगला सवाल, डेसिबल क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक संगीत वाद्य, दूसरा है शोर का तरंग दैर्घ्य, सी है संगीत का एक स्वर और चौथा है ध्वनि स्तर का एक माप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग तुरंत देखा है, यानी कि ध्वनि स्तर का एक क्या है? ये मापने का एक यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, शोर को किस में मापा जाता है? जो शोर शराबा होता है उसको किस में मापा जाता है? पहला वाट में, दूसरा रेम में, सी सेंटीग्रेड में और डी ऑप्शन है डेसिबल में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी डेसिबल में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? पहला डेसिबल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज और डी टेस्ला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? यानी कि डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की जो तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? पहला है 45 डेसिबल, दूसरा है 55 डेसिबल, तीसरा है 75 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 80 डेसिबल। तो दोस्तों रात के समय जो आवासीय क्षेत्र में जो शोर का है अनुमत स्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसका हो जाएगा 45 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो। पहला ऑप्शन है प्रकाश की गति के बराबर, दूसरा है सूर्य की गति के घूर्णन के बराबर, सी है ध्वनि की गति के बराबर और चौथा है पृथ्वी की सूर्य की परिभ्रमण की गति के बराबर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि के गति की बराबर। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। पाराश्रय तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितनी? तो पहला ऑप्शन है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपरवध, दूसरा ऑप्शन है 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर, सी है 20 किलोहर्ट्ज से नीचे और चौथा ऑप्शन है 2 किलोहर्ट्ज से ऊपर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर उपलब्ध। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25
5:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? जो तरंगों का जो तीव्रता अनुपात है वो 25:9 है, तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो पहला है 50:18, दूसरा है 5:3, सी ऑप्शन है 3:5 और डी है 25:9। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5:3। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? पहला श्रय तरंग, दूसरा अवश्रविकी तरंग, तीसरा पराश्रव तरंग और डी ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रय तरंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पाराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो कौन से तरंग पैदा करते हैं? पहला है संक्रमण तरंग, दूसरा पराश्रव तरंग, तीसरा अनुप्रस्थ तरंग और चौथा ध्वनि बूम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्वनि बूम। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? पहला है विवर्तन, दूसरा है घूर्णन, तीसरा है परावर्तन और चौथा ऑप्शन है व्यतिकरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुवण जो है, ये घटना, ध्रुवण की जो घटना है वो घटित नहीं हो सकती ध्वनि तरंगों में। अगला प्रश्न है, चलते हैं। अगला प्रश्न है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो कौन सी शक्ति प्रकट होती है? पहला ऑप्शन है दृश्य प्रकाश के रूप में, दूसरा है अवरक्त किरणों के रूप में, सी है पराबैंगनी किरणों के रूप में और चौथा है प्रतिदीप्त प्रकाश के रूप में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृश्य प्रकाश के रूप में इसकी शक्ति प्रकट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपको निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? पहला है दाब, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा है घनत्व। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाब का ध्वनि की वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। खुले पाइप से वायुद्वान किसका उदाहरण है? पहला है समायतनी प्रक्रिया, दूसरा है समदाबी प्रक्रिया, सी है रुदोषम प्रक्रिया और चौथा है समतापी प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समदाबी प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ध्वनि नहीं गुजर सकती है किसके द्वारा? तो पहला जल से, दूसरा स्टील से, तीसरा वायु से और चौथा निर्वात से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। मतलब इनमें से किसमें जो है वो ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो पहला ऑप्शन है स्टील में, दूसरा वायु में, सी निर्वात में और चौथा है जल में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टील में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित किस माध्यम से ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड,
दूसरा लोहे की छड़, सी ऑप्शन है भाप, और चौथा ऑप्शन है जल। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहे की छड़। दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो ध्वनि की जो चाल होती है वो आपको 5130 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है ध्वनि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, ये क्या है? हमेशा स्थिर रहती है, दूसरा गर्मी में अधिकतम होती है, सी सर्दी में अधिकतम होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्दी में जो ध्वनि है, मतलब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, क्योंकि सर्दी में इसकी जो ध्वनि इसकी जो तापमान होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, सर्दी में अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? तो दोस्तों पहला है आवृत्ति, दूसरा तीव्रता, तीसरा वेग, और चौथा आयाम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी आवृत्ति पे निर्भर करती है। अगला सवाल, मानवों में ध्वनि डैश के द्वारा उत्पन्न होती है? पहला घुटकी, दूसरा कंठ, तीसरा मज्जा, और चौथा है कंठ छेद। तो इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ से उत्पन्न होती है ध्वनि। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा विस्तार, तीसरा तरंग दैर्घ्य, और चौथा तीव्रता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरंग दैर्घ्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों पहला है n/2, दूसरा है n, तीसरा है 3n/2, और चौथा है 2n। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी उसकी जो निर्गत आवृत्ति होगी वो n हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पहला है धारा की ध्वनि के रूपांतरण में, धारा के प्रवाह के रूपांतरण में, ध्वनि के परावर्तन में, या प्रकाश का परिवर्तन में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, स्टेथोस्कोप जो है वो काम करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, किस सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला स्पेक्ट्रोमापी, दूसरा है कैथोड किरण दोलनदर्शी, तीसरा है पीएन जंक्शन डायोड, और चौथा है स्वरमापी या सोनोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कैथोड किरण दोलनदर्शी, यानी इसको क्या कहते हैं? ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चमगादड़ निम्नलिखित में किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? पहला है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, इस वजह से। दूसरा है उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, इस वजह से। सी है वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, और चौथा वे पराश्रय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे पराश्रय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है दोस्तों? तो पहला है श्रव्य, दूसरा अवधानिक, तीसरा अवश्रय, और चौथा पराश्रय। तो दोस्तों अभी हमने तुरंत देखा है इसकी जो चमगादड़ की ध्वनि होती है वो कैसी होती है? तो पराश्रय, वो पराश्रय ध्वनि
उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? पहला है ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा विस्पंदों का बनाना, सी है ध्वनि का प्रकीर्णन, और चौथा ऑप्शन है प्रतिध्वनि निर्धारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिध्वनि निर्धारण। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? पहला है उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, दूसरा है उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, सी है उसका वेग एक समान हो सकता है, और डी है वह वेग रहित होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी उसका वेग एक समान हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रेडियो तरंगों की संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? पहला है वर्णमंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा आयन मंडल, और चौथा है समताप मंडल। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं किसके? पहला है समताप मंडल पर, दूसरा ओजोन मंडल पर, तीसरा आयन मंडल पर, और चौथा क्षोभ मंडल पर। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी आयन मंडल पर आपको ये जो संकेत है रेडियो संचार के वो किस पे उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं? तो आयन मंडल पे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो पहला आयन मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, और चौथा है बहिमंडल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयन मंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की वो परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। अगला सवाल, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस किरण से होती है? पहला परिवर्तन, दूसरा अपवर्तन, सी है प्रणोदित कंपन, और चौथा है अवमंदित कंपन। तो दोस्तों ये जो कारण है वो किसके किसके वजह से होता है? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रणोदित कंपन के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह, ऑप्शन नंबर ए इस्पात से बना हो, दूसरा खोखली लकड़ी से बना हो, सी तार से बना हो, और डी कंपन करता हो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक पिंड जो है तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब कंपन करता है। ठीक है, जब वह कंपन करता है तभी उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है ध्वनि तरंग, बी एक्स किरण, तीसरा पराश्रय तरंग, और चौथा चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है एमआरआई मशीन में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? पहला है केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्य तरंग दैर्ध्य को, अगला है केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, और सभी तरंग दैर्ध्य को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का हमारा ये तरंग का जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल इसका जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स का एसएससी में पूछा हुआ वो आपके साथ मैंने डिस्कशन कर लिया है।
इसके बाद हम अपने नए चैप्टर के साथ अपने अगले वीडियो में आएंगे। हमारा ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आपको प्राप्त हो सकें। बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे।